नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की, वो किताब जो हमारे देश की नींव है। और हम देखेंगे कि ये किताब वक्त के साथ कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे संविधान में 100 से भी ज्यादा बार बदलाव यानी अमेंडमेंट्स क्यों किए गए। इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो ये कि एक अच्छा संविधान कभी पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। उसे एक जिंदा दस्तावेज की तरह होना चाहिए जो देश और समाज के साथ साथ बदले और लोगों की नई जरूरतों को समझे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज़ादी के ठीक बाद के दौर से। देखते हैं कि एक नए नए देश के सामने क्या चुनौतियां थीं और हमारे संविधान ने उनका सामना कैसे किया। सोचिए, संविधान लागू हुए बस 1 ही साल हुआ था और पहला संशोधन आ गया। इसने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की। एक तरफ तो बोलने की आज़ादी पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए ताकि देश में व्यवस्था बनी रहे, और दूसरी तरफ जो ज्यादा जरूरी था वो थी 9वीं अनुसूची। दरअसल सरकार जमींदारी खत्म करके भूमि सुधार लागू करना चाहती थी, पर इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी जा रही थी। तो 9वीं अनुसूची ने इन सुधारों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया ताकि सामाजिक न्याय का काम आगे बढ़ सके। इसके कुछ साल बाद आया 7वां संशोधन। इसने तो भारत का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ लकीरें खींचना नहीं था, बल्कि ये मानना था कि भारत की असली पहचान उसकी अलग अलग भाषाओं में है। तो भाषा के आधार पर नए राज्य बनाए गए। इसका मतलब ये था कि शासन अब लोगों की अपनी संस्कृति और पहचान के और भी करीब आ गया था। अच्छा, अब चलते हैं 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। एक तरफ संसद थी और दूसरी तरफ न्यायपालिका। इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरा दशक एक राजनीतिक खींचतान का गवाह है। इसकी शुरुआत हुई गोलकनाथ केस से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। इसके जवाब में सरकार 24वां संशोधन ले आई, जिसने कहा कि संसद के पास संविधान का कोई भी हिस्सा बदलने की पूरी ताकत है। यहीं से संसद और अदालत के बीच टकराव की असली नींव पड़ी। और इसी टकराव के चरम पर आया 42वां संशोधन। इसे यूं ही मिनी संविधान नहीं कहते। इसने इतने सारे बदलाव किए कि अपने आप में एक छोटा संविधान ही लगने लगा था। ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इसने हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द तो जोड़े, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बदलाव किया। इसने सरकार के नीति निदेशक सिद्धांतों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया, और सबसे बड़ी बात, इसने अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत कम कर दिया। मतलब अब अदालतें संसद के बनाए कानूनों की संवैधानिकता को आसानी से जांच नहीं कर सकती थीं। लेकिन फिर इमरजेंसी खत्म हुई, सरकार बदली और आया 44वां संशोधन। ये असल में 42वें संशोधन से हुए नुकसान की भरपाई करने जैसा था। इसका एक ही मकसद था, लोकतंत्र के उन सुरक्षा उपायों को वापस लाना जिन्हें कमजोर कर दिया गया था। इसने शक्ति का संतुलन फिर से बनाने की कोशिश की और हमारे मौलिक अधिकारों को दोबारा मजबूत किया। 70 के दशक की इस उथल-पुथल के बाद अगले दौर का फोकस इस बात पर था कि लोकतंत्र को सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि उसे गांव-गांव तक, जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए। क्या आपको पता है कि शुरू में भारत में वोट देने की उम्र 21 साल थी? इसका मतलब था कि देश के लाखों युवा राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन 1988 में 61st संशोधन ने सब कुछ बदल दिया। वोट देने की उम्र घटाकर 18 साल कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने रातों रात करोड़ों नौजवानों को देश के भविष्य को तय करने की ताकत दे दी। और फिर आए 73वें और 74वें संशोधन। ये तो सचमुच में ऐतिहासिक थे। इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब वो सिर्फ नाम के स्थानीय निकाय नहीं थे, बल्कि स्वशासन की संस्थाएं बन गए। आसान भाषा में कहें तो सत्ता अब दिल्ली और राज्यों से निकलकर गांव और मोहल्लों तक पहुंच रही थी, ताकि लोग अपने फैसले खुद ले सकें। चलिए अब बात करते हैं हाल के कुछ सालों की। देखते हैं कि 21वीं सदी का भारत अपनी नई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान में कैसे बदलाव कर रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देना हमेशा से एक लक्ष्य रहा है, लेकिन 86वें संशोधन ने इसे एक कदम आगे बढ़ा दिया। इसने शिक्षा को एक नीति से उठाकर एक मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21A जोड़कर यह तय किया गया कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये देश के भविष्य के लिए एक गारंटी थी। फिर आया 101वां संशोधन।
यानी जीएसटी। ये आज़ाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। पहले क्या होता था, केंद्र और राज्य सरकारें तरह तरह के टैक्स लगाती थीं, जिससे पूरा सिस्टम बहुत उलझा हुआ था। जीएसटी ने इन सब को मिलाकर एक कर दिया और एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार का सपना साकार किया। और अब सबसे हाल के संशोधनों में से एक है 106वां संशोधन। ये राजनीति में लैंगिक समानता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और इस कानून का नाम भी देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नाम ही इसके पीछे की भावना और राजनीतिक महत्व को दर्शाता है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता है। तो इन सभी संशोधनों की कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि भारत का संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है, जो भारत के साथ साथ बढ़ा हुआ है, बदला है। यह हमारी चुनौतियों, हमारी बहसों और हमारी तरक्की का आईना है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, नई चुनौतियों का सामना करेगा, तो हमारी संवैधानिक यात्रा का अगला ऐतिहासिक पड़ाव क्या होगा? वो कौन सा बदलाव होगा जो हमारे आने वाले कल को एक नई दिशा देगा?